हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ साइंस चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी तक प्रीवियस कई क्लासेस में हम लगातार फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या चीजें देख ली है। हमने पहले उसकी डिफिनीशन देखी थी, उसके बाद में हमने क्या देखा था कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ना, कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह देख लिया था। ये सारी चीजें हमने उसको ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आज हमें फाइनल एक ओवरव्यू करके थोड़ा डेप्थ में जाकर के देखना है कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म में क्या हो रहा होता है जब हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बाय द यूज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है वहां पे। ठीक है, तो आज हमें यही देखना है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की हम बात करें तो ये हमारी दो स्टेप्स में पूरी होती है। पहला जो फर्स्ट हाफ होता है फोटोसिंथेसिस का, वो पूरा होता है लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए हम उसको कह देते हैं लाइट डिपेंडेंट। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। और दूसरा जो सेकेंड हाफ होता है वो होता है लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब लाइट हो, मतलब सनलाइट प्रेजेंट हो चाहे ना हो, तभी भी वो सेकेंड जो प्रोसेस होती है, सेकेंड स्टेप होती है, वो पूरी हो जाती है और जिसके रिजल्टेंट क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। इसीलिए हम दूसरे स्टेप को बोल देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस को ही एक और टर्म दिया जाता है, इसको बोला जाता है हिल रिएक्शन। ठीक है, क्यों बोला जाता है हिल रिएक्शन? क्योंकि हिल नाम के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हिल। अगर हम इनका पूरा नाम लिखें तो क्या नाम था इनका? रॉबर्ट हिल। ठीक है, इन्होंने ही इस लाइट डिपेंडेंट मैकेनिज्म को सबसे पहले स्टडी किया था, इसीलिए इसको नेम दिया जाता है हिल रिएक्शन भी हम बोलते हैं। आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैंने सोचा कि ओवरव्यू में आपको बता दिया जाए कि जो फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल प्रोसेस होती है वो दो स्टेप्स में होती है। ठीक है, इनको हम अभी बारी बारी पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या कैसे चीजें रहती हैं। अच्छा, ये जो दूसरी लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, ये भी इसका भी एक और नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी बोल देते हैं। डार्क रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्यों डार्क रिएक्शन बोल देते हैं? क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होगा कि अंधेरे में ही होगी। ठीक है, इसका लाइट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ना कि कहीं रात के समय हो रही है या अंधेरे के समय हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसको स्टडी करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैकमैन। ठीक है, और इन्हीं के नेम पे इसको हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो दिस वाज एन समरी के फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स होती हैं, एक होती है आपकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरी होती है लाइट इंडिपेंडेंट। अभी से हमें डिटेल में समझना है कि क्या कैसे एग्जैक्टली चीजें हो रही होती हैं। ठीक है ना, तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक पोर्शन बताया था जिसमें मैंने बोला हुआ था कि क्या क्या एग्जैक्टली फिनोमिना हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, है ना। तो वही हमें देखना है, बट उससे पहले हम थोड़ा कुछ समराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब कहना कि मैम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्यों यहाँ पढ़ना है? अरे भाई, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है ना कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम पहले एक बार उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम आगे की मैकेनिज्म देखेंगे। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो क्या होते हैं, कुछ ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, या बोलो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि एक के ऊपर एक
स्टैक्ड होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक, बहुत सारे सिक्के रख दो तो एक पूरा एक पाइल अप सा बन जाता है ना कॉइन्स का, तो वैसे ही ऐसे कई सारे कॉइन्स एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं, या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं। ऐसे ही कई सारे आपको ऐसे स्टैक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये एक दूसरे से अटैच्ड भी रहते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा में इसमें पूरे में एक मैट्रिक्स मतलब भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स बोले या फिर एक लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं, जो एक लिक्विड भरा हुआ होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, है ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। उसके अलावा में ये जो हमने बोला था कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसका भी तो कोई नेम होगा ना, तो अगर एक डिस्क की बात करें, केवल इतना एक डिस्क की बात करें, तो इसको बोला जाता है थाइलेकॉइड, ठीक, थाइलेकॉइड बोला जाता है एक डिस्क को, और पूरा जो सेट ऑफ डिस्क होता है, इस पूरे सेट को बोला जाता है ग्रेना, क्या बोलते हैं हम, ग्रेना, ठीक है। तो इतना ही हमें इसके बारे में रिक्वायर्ड है स्ट्रक्चर में, बाकी ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, ये सारा ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमें जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो ये तीन चीजें की जरूरत पड़ेगी, एक थाइलेकॉइड की, एक स्ट्रोमा और ये ग्रेना, ये टर्म आगे आएंगे, तो मैंने सोचा कि बार आपको समराइज करा दिया जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इफ यू वांट देन स्क्रीनशॉट इट। अब कहानी शुरू होगी हमारी फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म की, राइट। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस में, वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, बिकॉज बिना सनलाइट की प्रेजेंस के तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा, ये सनलाइट है आपकी, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, किस जगह पे हो रहा होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि थाइलेकॉइड, ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकॉइड्स होते हैं, इस थाइलेकॉइड के अंदर क्या हो रहा होता है कि आपका सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। मैंने एक थाइलेकॉइड बना दिया है, हम पूरा क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम क्या बना रहे हैं, ये थाइलेकॉइड है, ठीक है, ये थाइलेकॉइड बना दिया मैंने। यहां पर क्या होगा, यहां पर होता है कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, कौन से, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, वो भी कौन सा वाला, क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारा थाइलेकॉइड के अंदर। अच्छा, इसके अलावा में ना कुछ और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, केवल और केवल क्लोरोफिल ए ही इकलौता ऐसा पिगमेंट नहीं होता जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अलावा में कुछ और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, जिसको हम क्लोरोफिल बी बोलते हैं, ठीक है, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ठीक है, और कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका जो क्लोरोफिल ए होता है, ये आपका होता है मेन पिगमेंट, और इसी का पूरा रोल होता है मेनली फोटोसिंथेसिस में। इसीलिए हम जब भी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा में जो ये तीन पिगमेंट्स होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी मतलब मेजर मेन रोल प्ले नहीं करते हैं, साइड वाइज रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम कहीं फंक्शन में जाते हैं, हम ड्रेसअप होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं केवल हमने कपड़े डाले और चले गए, हम उसके साथ और भी कुछ एड ऑन चीजें ऐड करते हैं अपने गेटअप में, जैसे कि अच्छे मैचिंग के सैंडल्स या शूज हो गए, है ना, वॉच हो गई, इयररिंग्स वगैरह हो गए, तो ये हमारे क्या कहलाती है, एसेसरीज कहलाती हैं, जो कि हमें कॉम्प्लीमेंट करती हैं हमारे ड्रेस को। उसी तरीके से मेन जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है आपका क्लोरोफिल ए, और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या हेल्प करने के लिए कुछ और एसेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सबको हम कॉमनली क्या कह देते हैं, दीज आर नोन एज योर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक, ये एक चीज हो गई। अब वापस से इधर मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। क्या होता है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटेनॉइड्स, ये क्या कहते हैं, एक क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं थाइलेकॉइड के अंदर, ठीक है।
थाइलाकॉइड के अंदर मान लो यहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक। इसके बाद साइड में क्लोरोफिल ए है ना, बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स वगैरह प्रेजेंट है। अब क्या होगा, सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट आई तो क्या हुआ कि सनलाइट की वजह से जो यहाँ पर एटम्स थे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, एटम्स से बने होते हैं, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ इसमें एनर्जी इनटेक होने की वजह से क्या होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं इसके एटम्स, या बोलो मॉलिक्यूल्स हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, एक्साइटेड हो जाते हैं तो क्या होता है, एक्साइटेड होने की वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जो हमारा पिगमेंट होता है उसमें से, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फर्दर यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, आगे 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 ऐसे करके कई सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ट्रांसफर होता जाता है इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में जाकर के एक लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन जब पहुंचता है तो दो क्या बोलते हैं, कहते हैं एनएडी, एसिमिलेटरी पावर्स का फॉर्मेशन होता है। एसिमिलेटरी पावर्स क्या होती हैं, मतलब एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं एक तरीके से, ठीक है, या जो एनर्जी की फॉर्म्स बनेंगी आगे जाकर के ग्लूकोज को बनाने के लिए, उसका एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, NADH, ठीक है, NADH का फॉर्मेशन होता है। मैं एक बार फिर से समराइज कर रही हूँ, क्या होता है कि सनलाइट आई, क्लोरोफिल पे पड़ी, क्लोरोफिल एक्साइट हुआ, एक्साइट होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, कहीं अगर रिलीज हुए तो कहीं तो जाएंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड के अंदर ही, उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे कई स्टेप्स में पास होने के बाद लास्ट में क्या बनेगा, ये NADPH बनाएगा, NADPH काहे से बनाएगा, NADP नाम के पहले से ही पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी पॉकेट्स आप मान सकते हो, ये प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। ये NADPH होते हैं आपके एसिमिलेटरी पावर, पावर का मतलब एनर्जी से समझ सकते हैं ना, एसिमिलेटरी पावर, ठीक है, एनर्जी समझ सकते हो आप इसको सिंपल फॉर्म में, अगर ये नहीं याद रखना है कोई बात नहीं है, आप इसे समझ लो कि एक एनर्जी की फॉर्म बन गई है जो कि आगे हमें ग्लूकोज बनाने में हेल्प करने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सेप्टर है क्या है कैसा है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है जाकर के, वहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए केवल आपको ये सिर्फ समझाने के लिए कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही थी, ठीक है, वो समझाने के लिए मैंने इतना आपको ये समझाया है। और दूसरी चीज, अब आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है या जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वो कैसे पूरी होगी, ठीक है। तो आप याद करिए, मैंने आपको बताया हुआ था कि जो क्या कहते हैं मेन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, उसमें एक और इवेंट होता है, दैट इज नोन एज योर वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, क्या होता है कि H2O मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है किसमें, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ब्रेक होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, 4 हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, इसीलिए O2 मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो पाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं इधर क्लोरोफिल के पास, और ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये कहाँ पर अभी है, ये सारा का सारा कुछ है वो थाइलाकॉइड के अंदर ही है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कुछ हाइड्रोजन, और बाद में उनका फर्दर यूज होगा, ठीक है। तो इतनी ये वाली बात क्लियर हुई। यहाँ पर क्या हुआ है, ये थाइलाकॉइड के अंदर जो NADPH बना है, ठीक, NADPH के अलावा में एक और एनर्जी फॉर्म बनती है, दैट इज योर ATP, ठीक है। NADPH एक फॉर्म हो गया एनर्जी का, एसिमिलेटरी पावर, और एक और फॉर्म आपने बहुत सुना होगा ATP, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मेशन होता है, और यहां तक की ही स्टेप आपकी क्या कहलाती है, लाइट रिएक्शन कहलाती है, लाइट रिएक्शन कहलाती है या फिर हिल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है।
या फिर क्या कहलाती है, और भी कुछ कहलाएगी ये? लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन ही बोलते हैं इसको, ठीक है, और कुछ ऐसा नेम नहीं दे रखा है। हिल रिएक्शन क्यों? क्योंकि हिल नाम के रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था। ठीक, आई होप यहाँ तक ही आपको समझ में आया है। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आने वाले अपडेटेड वीडियोस टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।